हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे जो डेली यूपीएससी के एमसीक्यू होते हैं, वो अगर जैसे अब ये इनसाइट के हैं, ठीक है। तो अगर विज़न के भी मिलते हैं मुझे, मैं विज़न के भी उठा लूँगा, दृष्टि के मिलेंगे उनके उठा लूँगा, ठीक है। और कॉपी पेस्ट करके आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। पर आपको इसके रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, इसके बदले में मतलब आपको इसके आंसर जो भी आपका स्कोर कार्ड हो, आप जिन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इससे मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता रहता है, ठीक है। तो देखिए, अब जब सबसे पहला क्वेश्चन है, जो आईएलपी आपने सुना ही होगा, इनर लाइन परमिट, तो इसके संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है ऑप्शन, यह है जो गैर मूल निवासी होते हैं उनके द्वारा आईएलपी प्रणाली के तहत संरक्षित राज्यों में आने या रहने के लिए आवश्यक एक दस्तावेज है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये इन 3 स्टेट को प्राप्त है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। या फिर तीसरा क्या है, आईएलपी केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 3 आपकी स्टेटमेंट है। अब इसके देखिए ऑप्शन क्या है, तो इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। आप पढ़ के वीडियो को पॉज करके आंसर अपने देके और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। तो पहला है केवल एक सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है, ठीक है। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं इसका। देखिए, इसका आंसर क्या है, केवल एक। सिर्फ ये सही है, जो आईएलपी है वो इसके तहत जो संरक्षित राज्य है उसमें आने या रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। पर ये 3 स्टेट को नहीं, 4 स्टेट को मिला है। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है उसको देखते हैं। अब आंसर देखिए इसका। तो सबसे पहला देखिए, जो आईएलपी है वो गैर मूल निवासी होते हैं उनके द्वारा आईएलपी प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में आने या रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है 4 स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इन 4 स्टेट को दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो रुकने की अवधि और किसी भी गैर स्थानीय के उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र का निर्धारण आईएलपी द्वारा किया जाता है। आईएलपी से संबंधित जो है राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा आईएलपी जारी किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो, ठीक है। और ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके प्राप्त किया जाता है। ऑनलाइन भी किया जाता है, या फिर आप पर्सनली भी जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट है 1 2 3। तो सबसे पहले क्या है, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हो भी सकती है सही। अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वो मंत्री परिषद में बहुमत की कमी को व्यक्त करने वाला प्रस्ताव होता है, ठीक है। सुना होगा आपने अविश्वास प्रस्ताव। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी चाहिए होती है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ये साइड में ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। 1 2, केवल एक, 1 3, 1 2 3, ठीक है। तो पॉज करिए वीडियो, इसका आंसर दीजिए, फिर इसके आंसर पे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे है, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। पहला सही है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और दूसरा भी, बहुमत की अगर कमी हो तो इसको जो है ये प्रस्ताव उसको व्यक्त करता है। पर तीसरा इसका क्या है, गलत है। तो तीसरा देखते हैं कैसे गलत है। देखिए, जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद जो 75 है उसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 164 जो है, ये 75 था यहाँ पे, याद रखिएगा, ये 164 है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो राज्य की विधानसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण नियमों के नियम 198 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद के बहुमत की कमी को व्यक्त करने का वाला प्रस्ताव होता है, ठीक है। तो देखिए, यह प्रस्ताव जो है तब पेश किया जा सकता है जब जो आज्ञा मांगने वाला सदस्य होता है उस दिन 10 बजे तक जो है महासचिव को उस प्रस्ताव की लिखित सूची देगा जिसे वह सदस्य पेश करना चाहता है। अध्यक्ष संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद वह सदन से पूछेगा कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। जो सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करेंगे उन्हें अपने स्थान पर उठना होगा, और न्यूनतम कितने, 50 सदस्यों की स्वीकृति। वहाँ पे कितना था, 50%, ठीक है। जो कि सिर्फ देखिए परसेंटेज और सदस्य है, इतना चेंज आया है। तो आप मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो इसकी स्वीकृति से प्रस्ताव को जो है पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति या दल मतदान से दूर रहते हैं तो उन संख्याओं को सदन की कुल संख्या से हटा दिया जाएगा और फिर बहुमत को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई मेंबर एब्सेंट है तो उसको हटाने के बाद जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर में, 1 2 3 स्टेटमेंट है ये। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, ठीक है। जैसे कि मसाले का क्वेश्चन आया था 2019 में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात भारत के प्रमुख
प्याज उत्पादक राज्य है। भारत में खरीफ फसल की तुलना में रबी फसल में प्याज का उत्पादन अधिक होता है, हो भी सकता है। ठीक है, तो तीनों को देखिए। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो केवल जो है 1 2 पहला दूसरा, केवल दूसरा, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। ठीक है, तो इस पर आप विचार करिए, पहला दोनों सही है या दूसरा, या एक बार स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए आप। ठीक है, फिर इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट थी सिर्फ वो गलती, बाकी दोनों क्या थी, सही थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक कौन है? भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। ठीक है, चीन सबसे नंबर 1 पे आता है इस चीज़ में। उसके अलावा प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में अगर बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना ये इसमें शामिल है। अप्रैल में न्यूनतम कीमतों के बाद जो है कीमत अगस्त और अक्टूबर के बीच चरम पर पहुंच गई थी। अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच रबी की फसल जो 22 मिलियन टन के प्याज उत्पादन का 70% हिस्सा है रबी की फसल में। प्याज किस में आता है? रबी की फसल में। अगस्त या सितंबर तक समाप्त हो जाता है, जबकि खरीफ की फसल अक्टूबर और दिसंबर के बीच आती है, जिसमें 2 महीने प्याज की कमी रहती है। ठीक है, मतलब इस टाइम पे प्याज का प्राइस जो है सर्दियों में राइज होता है। ठीक है, इस टाइम पे गर्मियों में कम रहता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो नॉन फंजिबल टोकन NFT, अगर आपने सुना हो, कहीं ना कहीं NFT सुना होगा। ठीक है, तो इसके संबंध में इन कथनों पर विचार करिए। पहला है, NFT विशिष्ट डिजिटल संपत्ति है जिसमें प्रत्येक टोकन का एक विशिष्ट मूल्य होता है। ये अंतः प्रवर्तनीय नहीं होती है। ठीक है, पहला दूसरा। अब तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। NFT में डिजिटल रियल एस्टेट, डिजिटल आर्ट, संगीत ये शामिल होते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलते हैं अब इसके आंसर की तरफ। देखिए, इसका आंसर है डी, मतलब तीनों हमारी क्या स्टेटमेंट थी, ठीक थी। ठीक है, NFT अपनी तरह की डिजिटल संपत्ति है जो अंतः प्रवर्तनीय नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा, जो NFT है उसको किसी अन्य समान आइटम से बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें हम अगर, तो यदि 2 व्यक्ति एक एक बिटकॉइन रखते हैं। ठीक है, बिटकॉइन आपने सुना होगा, डिजिटल करेंसी हमारी, मतलब यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब वे अपने बिटकॉइन का आदान प्रदान कर सकते हैं जो एक दूसरे की प्रतिकृति होते हैं। मतलब जैसे मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, आपके पास भी 100 रुपये हैं, तो आप हम इससे आदान प्रदान कर सकते हैं, सेम करेंसी होगी और जिनका मूल्य समान है। हालांकि NFT अंतः प्रवर्तनीय नहीं होती, क्योंकि वे कला के टुकड़ों की तरह कला के टुकड़ों की तरह होते हैं, जैसे जहाँ प्रत्येक टोकन अपने आप में एक विशिष्ट होता है। मतलब एक के पास अगर एक टोकन है तो दूसरे के पास दूसरा टोकन है। इसको ऐसे मान लीजिए, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी, इस टाइप से। ठीक है, जबकि बिटकॉइन भी डिजिटल संपत्ति है, NFT विशिष्ट डिजिटल संपत्ति में आता है। ठीक है, ये डिजिटल संपत्ति है पर यह भी विशिष्ट डिजिटल संपत्ति है जिसमें प्रत्येक टोकन का एक विशिष्ट मूल्य होता है। ठीक है, NFT में डिजिटल रियल एस्टेट, वीडियो गेम आइटम, डिजिटल कला और संगीत। ठीक है, वीडियो गेम आइटम नहीं था वहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत तेल आयात का सबसे बड़ा हिस्सा इराक से आता है, हो भी सकता है। तीसरा, ओपेक प्लस कच्चे उत्पादकों का गठन है जो 2017 से जो है तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ओपेक प्लस ओपेक। तो इसके देखिए ऑप्शन क्या है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? केवल 3, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नहीं लिखा है या सही है लिखा है। ठीक है, तो केवल 3 ये सही है सिर्फ, या 1 2 सही है, या 2 3 सही है, या फिर 1 तीनों सही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, सी का मतलब क्या है, दूसरा और तीसरा। जो भारत सबसे बड़ा आयातक है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा आयातक अगर नंबर 1 पे देखें तो चाइना है, फिर US है। ठीक है, तो ओपेक प्लस जो है कच्चे तेल का गठबंधन है जो 2017 के तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार कर रहा है। ठीक है, 2017 से, बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है जो अपनी कच्ची तेल की ज़रूरतों का लगभग 84% आयात करता है और मध्य पूर्व पर अत्यधिक निर्भर है। ठीक है, इराक भारत का शीर्ष तेल विक्रेता बना हुआ है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट ठीक थी, 1 गलत थी। ठीक है, तो देखिए ओपेक प्लस में कौन सी कंट्री हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओपेक प्लस जो है रिफर टू अलायंस ऑफ, मतलब इनका संगठन ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर हु हैव बीन अंडरटेकिंग करेक्शन इन सप्लाई इन द ऑयल मार्केट सिंस 2017। कंट्री कौन सी है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओपेक प्लस और ओपेक के बारे में भी।
ओपेक में भी जैसे 14 मेंबर है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको पसंद आता है, क्या बोलते हैं इसको, वीडियो को पसंद आता है, तो आप एक तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपके 5 में से कितने सही हुए, तुक्के से ही मान लीजिए या नॉलेज है तो भी, दोनों मिला के कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुझे रहेगा कि हाँ 4, 5, 10 जितने बच्चे भी देख रहे हैं तो मैं वीडियो बनाऊँ डेली। जो MCQ आते हैं अभी तो इनसाइट के मुझे मिले हैं, अगर कल को विज़न के और कहीं भी आ रहे होंगे तो मैं उनको भी साथ साथ इंक्लूड कर दूंगा इसी में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है कोना पकड़िए, बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, बाहर ज़्यादा ना घूमें। कोरोना जो है अभी गया नहीं है, हालांकि लॉकडाउन अब खुलेगा दिल्ली में भी 1 से 31 मई से अनलॉक की प्रोसेस होगा। तो तब तक के लिए अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे, ठीक है।